नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी जिंदगी और संघर्ष किसी एक देश, एक महाद्वीप या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे एक्शन के बीच से। साल है 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। अटलांटिक के तूफानी समुद्र में एक जर्मन पनडुब्बी यानी यू बोट एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। लगभग 2.5 महीने तक ब्रिटिश जहाज़ों से बचते बचाते ये खतरनाक सफर तय करती है और मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी से मिलती है। उनका मिशन सिर्फ एक अकेले यात्री को एक पनडुब्बी से दूसरी में शिफ्ट करना, जिसका कोड नेम था मिस्टर मात्सुदा। पर ये मिस्टर मात्सुदा थे कौन? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जर्मनी और जापान जो खुद एक भयानक जंग लड़ रहे थे, वो एक भारतीय की मदद के लिए इतना बड़ा जोखिम आखिर क्यों उठा रहे थे? बस इसी सवाल का जवाब उनकी पूरी कहानी का सार है। तो बोस उस पनडुब्बी में पहुंचे कैसे? आखिर क्या वजह थी कि उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा थोड़ा पीछे चलकर, कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे एक वैचारिक टकराव में। तो उस वक्त ना 2 अलग अलग खेमे बन गए थे। एक तरफ थे गांधी जी और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो कहते थे, ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, मतलब सरकार हमारी, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे डिफेंस, विदेश मामले, उन पर आखिरी फैसला अंग्रेजों का ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उनका कहना साफ था, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, कोई शर्त नहीं। उनके लिए आधी अधूरी आजादी आजादी थी ही नहीं। और पता है, बोस का ये जो आइडिया था, ये लोगों में जबरदस्त पॉपुलर था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में। बोस के सामने थे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें खुद गांधी जी का सपोर्ट था, और नतीजा, बोस ने उन्हें 1580 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया। सोचिए, ये गांधी जी के चुने हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। इतनी बड़ी जीत के बावजूद गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और उन्हें देना पड़ा। यही वो पल था जब बोस ने तय कर लिया कि अब उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, और यहीं से जन्म हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का। अब कांग्रेस से तो रास्ते अलग हो चुके थे, तो बोस ने एक बहुत ही साहसी प्लान बनाया। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को देश के अंदर से नहीं हराया जा सकता, तो क्यों ना बाहर से मदद ली जाए। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक चैप्टर, उनका ग्रेट एस्केप। ये कहानी ना किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, जनवरी 1941, बोस कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंद हैं। एक रात वो एक बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदलते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। ये सफ़र उन्हें कलकत्ता से धनबाद फिर पेशावर ले जाता है। पेशावर में तो उन्होंने एक बहरे और गूंगे पठान का रूप धर लिया ताकि किसी को शक न हो। फिर पहाड़ों के रास्ते काबिल पहुंचे और वहां से एक इटालियन पासपोर्ट पर, जिसका नाम था ऑरलैंडो मेज़ोटा, वो मॉस्को होते हुए पहुंचे बर्लिन। क्या कमाल का और कितना सोचा समझा प्लान था ये। तो अब नेताजी बर्लिन में थे और उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। एक पुराना सिद्धांत है ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। बस इसी पर अमल करना था। उनका मकसद था नाजी जर्मनी और दूसरी एक्सिस पावर्स का सपोर्ट हासिल करना भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन ये कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गठजोड़ था। बोस को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये सिर्फ एक मतलब का रिश्ता है। अरे, हिटलर ने तो अपनी किताब माइन काम्फ में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाया था। उसने साफ लिखा था कि वो तो भारत को हमेशा ब्रिटिश राज में ही देखना चाहता है। असल में हिटलर को भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अंग्रेजों के खिलाफ बोस को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। भले ही हिटलर पूरी तरह से सपोर्टिव नहीं था, पर बोस रुके नहीं। उन्होंने बर्लिन में ही अपनी एक सरकार की नींव रख दी, जिसे फ्री इंडिया सेंटर कहा गया। और आपको पता है, यहीं पर हमारे देश के कई जाने माने प्रतीकों का जन्म हुआ। आजाद हिंद का नाम, जय हिंद का सल्यूट, जनगण मन को राष्ट्रगान बनाना, और हाँ, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली। आजाद हिंद रेडियो भी यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि हिटलर भारत की आज़ादी का खुलकर ऐलान नहीं करेगा। तो नेताजी ने अपना फोकस बदला, यूरोप से एशिया की तरफ। उनकी नजर गई जापान पर, जो उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में अंग्रेजों से लड़ रहा था। और ये फैसला सही साबित हुआ। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने बिना किसी शर्त के भारत की आज़ादी के लिए पूरा सपोर्ट देने का वादा कर दिया। ये वो वादा था जो बोस महीनों तक हिटलर से नहीं ले पाए थे। तो अब जापान का साथ था और नेताजी पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया, और वहां उनका इंतजार कर रही थी एक पूरी की पूरी सेना, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। इसमें ज्यादातर वो भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापानियों ने सिंगापुर में युद्धबंदी बनाया था। और यहाँ पर बोस की दूर की सोच और बड़ा दिल देखने को मिलता है।
उन्होंने आईएनए के ब्रिगेड्स का नाम किन लोगों पर रखा जानते हैं? गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, मतलब वो लोग जिनसे उनके राजनीतिक मतभेद थे। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हर किसी का सम्मान हो। इतना ही नहीं, उन्होंने रानी झांसी के नाम पर एक ऑल विमेन रेजिमेंट भी बनाई। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम। और ये सम्मान सिर्फ नामों तक ही सीमित नहीं था। 1944 में सिंगापुर से रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। ये पहली बार था जब गांधी जी के लिए ये उपाधि इस्तेमाल की गई थी। और ये उपाधि किसने दी? उन्हीं के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली के नारे के साथ आईएनए ने भारत की तरफ कूच किया। उन्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। इम्फाल अभियान के दौरान उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया। वो एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वक्त से पहले मॉनसून आ गया और सप्लाई लाइन्स टूट गईं, जिसकी वजह से ये अभियान आखिरकार नाकाम हो गया। तो क्या लड़ाई के मैदान पर मिली हार का मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि युद्ध के बाद जो हुआ उसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। जंग के मैदान पर भले ही आईएनए हार गई, लेकिन उनकी असली जीत तो अब होने वाली थी। देखिए हुआ क्या। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने आईएनए के पकड़े गए सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन मुकदमों के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी, और ये आग पहुंची रॉयल इंडियन नेवी, एयरफोर्स और यहां तक कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी तक, जहां बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गए। मतलब अंग्रेज जिस सेना के दम पर भारत पर राज कर रहे थे, अब वही सेना उनके खिलाफ हो गई थी। उनकी सत्ता की नींव ही हिल चुकी थी। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इस बात की गवाही खुद उस इंसान ने दी जिसने भारत की आज़ादी के कागजों पर साइन किए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। जब उनसे बाद में पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, तो उनका जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह आईएनए की वजह से भारतीय सेना में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी का खत्म हो जाना था। उनके मुताबिक गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का असर बहुत ही कम था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को किस तरह याद किया जाए? क्या वो एक ऐसे देशभक्त थे जो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहाँ तक कि फाशीवादी ताकतों से हाथ मिलाने को भी? या फिर वो एक ऐसे यथार्थवादी थे जिन्होंने दुश्मन के दुश्मन वाले दाव से अनजाने में ही सही ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी? उनकी विरासत वाकई बहुत जटिल है और इस पर बहस आज भी